नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। हमने एक दिल्ली पुलिस के लिए जो पेपरों की सीरीज़ शुरू कर रखी थी और उसी सीरीज़ को आज थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हमने चर्चा कर लिए थे उस पेपर के, और आज जो चर्चा कर रहे हैं वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके बचे उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बड़ा अच्छा रुझान है बच्चों का पढ़ने का, देख रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे को पसंद आती है वीडियो तो शेयर किया करो भी, ठीक है भी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज का दिया हुआ है आपका, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है भी। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत बार रिपीट होता है भी। नागालैंड जो राज्य है आपका, उस राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है भी। नागालैंड की जैसे पूछा इसने, नागालैंड, तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा भी, आधिकारिक भाषा का जैसे जिक्र किया है। तो सब बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा क्या है, अंग्रेजी है भी। क्या है, अंग्रेजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड का जैसे जिक्र करें और मेघालय का जिक्र करें भी। क्या जिक्र करोगे आप, नागालैंड और मेघालय भारत के ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों की राज्य जो भाषा है, राजभाषा जो राज्य भाषा का जिसे हम जिक्र करते हैं, तो वो क्या है, अंग्रेजी है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर करना इस चीज़ का। वैसे तो हम पढ़ते हैं भाई हमारी जो राजभाषा है, यानी भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा का जिसे हम जिक्र करते हैं, तो भारत की राजभाषा हिंदी है भी। क्या है, हिंदी। बच्चे, सभी बच्चों को ध्यान करना इस चीज़ के बारे में। ये राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं। अगर राष्ट्रभाषा हिंदी होती तो उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक हिंदी बोली जाती, हिंदी पढ़ी जाती और हिंदी लिखी जाती भी, ठीक है भी। यानी आधिकारिक भाषा जो हमारी क्या होती, सभी तरह की जो भाषा प्रयोग करते, तो हम किसका प्रयोग करते, हिंदी का। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343A का जिसे हम जिक्र करते हैं, उसमें हिंदी भाषा को सिर्फ और सिर्फ भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हिंदी खासकर उत्तर भारत में बोली जाती है। उत्तर है भारत का जैसे जिक्र करते हैं, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसका, आपका हिंदी का है। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हिंदी का हम जिक्र कर रहे हैं, राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ये भी आपको क्लियर करना है। यानी सबसे पहले नागालैंड का जैसे हमने जिक्र किया ही भी, इसकी अंग्रेजी राजभाषा है, राज्य भाषा। इसके बाद में जो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। राजभाषा है हिंदी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको दिया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए, भारतीय संविधान का हम जिक्र करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343A का जैसे जिक्र करते हैं, इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, 14 सितंबर का जिसे जिक्र करते हैं, तो 14 सितंबर को हर साल हमें हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हर साल हिंदी दिवस किस दिवस को हम बनाते हैं, किस दिन को बनाते हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो हमारी राजभाषा हिंदी, उसको राजभाषा घोषित किया गया था संविधान के अनुच्छेद 343A का जिसे जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब जैसे ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब संपूर्ण भारत का भी जैसे जिक्र करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अब संपूर्ण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषा है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अंग्रेजी का हमने जिक्र किया, नागालैंड की अंग्रेजी है, मेघालय की भी क्या है, अंग्रेजी है। इसी तरीके से जैसे देखते हैं तो संपूर्ण भारत में अलग अलग क्या है, भाषाएं हैं, और अलग अलग जो भाषाएं उन्होंने अपना रखी हर एक राज्य का जैसे जिक्र करते हैं। खासकर जम्मू का जैसे आप जिक्र करोगे, जम्मू, तो जम्मू में हम जैसे जिक्र करते हैं डोगरी का जैसे जिक्र करते हैं, लद्दाखी का जैसे जिक्र करते हैं, कश्मीरी का अलग रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, खास करके ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जैसे गुजरात में हम जिक्र करते हैं तो गुजराती है भी, क्या है, गुजरात में ही गुजराती का जिक्र करोगे। महाराष्ट्र MH महाराष्ट्र का आप जिक्र करोगे तो महाराष्ट्र में कौन सी, आपकी मराठी का, ठीक है भी। उत्तर भारत में जैसे आप जिक्र करते हो उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब हरियाणा का जैसे आप जिक्र करते हो, उत्तर प्रदेश का आप जिक्र करते हो, मध्य प्रदेश का जिक्र करते हो, छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हो, झारखंड का जैसे जिक्र करते हो, उड़ीसा का जैसे जिक्र करोगे आप, बिहार का जिक्र करोगे, इन राज्यों के अंदर है
कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है सबसे ज़्यादा? हिंदी भाषा। दक्षिणी भारत में जैसे हम जिक्र करते हैं, ज़रूर हिंदी बोलने वाले और पढ़ने वाले विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर हम जिक्र करें इस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारे भारत में, परंतु दक्षिणी भारत के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ था। खास करके जैसे हम श्री राजगोपालाचारी का जैसे जिक्र करते हैं, श्री राजगोपालाचारी ने भी दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार करने आने के लिए बीड़ा उठाया था, परंतु उनका भी बीड़ा सफल नहीं हुआ था। और कई संस्थाएं भी बनी थी दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसे दक्षिणी भारत हिंदी पंचारिणी सभा चेन्नई का जिसे जिक्र करते हैं। ये संस्थाएं किस लिए बनी थी दक्षिण भारत में? क्योंकि जब हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार करके दक्षिणी भारत में जब हम जाते हैं, तो दक्षिणी भारत की और हमारी जो संस्कृति का आदान प्रदान जो है, यानी संस्कृति भी नहीं मेल खा रही है, इसके अलावा भाषा भी, क्योंकि दक्षिणी भारत की भाषा अलग है और उत्तर भारत की भाषा अलग है। हिंदी को समझने वाले बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा है, परंतु दक्षिणी भारत के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ था। रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय उनकी क्या है, भाषा है। जैसे महाराष्ट्र का जिक्र करोगे तो मराठी है, कर्नाटक का आप जिक्र करोगे तो यहाँ की क्या है, आपकी कन्नड़ है। कर्नाटक की क्या है, कन्नड़ है। गोवा का जैसे आप जिक्र करोगे तो कोंकणी है, गोवा का जैसे जिक्र करोगे तो कौन सी है, कोंकणी। और केरला का आप जिक्र करोगे तो केरला की है मलयालम भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलयालम का जैसे जिक्र करोगे, यानी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी मलयालम किस राज्य की भाषा है, तो मलयालम का हम जिक्र करते हैं तो केरल। एक ऐसी भाषा है जिसको उल्टा सुल्टा कैसा ही लिखो आपकी मलयालम ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, मलयालम। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई जो पेपर है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है भी मलयालम किस राज्य की जो राज्य भाषा है, तो हम जिक्र करते हैं केरल का। इसके बाद में जैसे तमिलनाडु का हम जिक्र करते हैं टीएन, तो तमिलनाडु की आप पढ़ोगे तमिल भी। क्या पढ़ोगे आप, तमिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तमिल साहित्य का जैसे हम जिक्र करते हैं, ठीक है, तमिल साहित्य बड़ा प्राचीन साहित्य। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब आप जिक्र करते हो, आंध्र प्रदेश और है तेलंगाना, तेलुगु क्या है यहाँ की, तेलुगु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है, तो हम जिक्र करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उड़ीसा का अगर आप जिक्र करोगे उड़ीसा, तो उड़ीसा की कौन सी है राज्य भाषा, उड़िया भी। क्या है, उड़िया का जैसे जिक्र करोगे। वेस्ट बंगाल का आप जिक्र करोगे तो वेस्ट बंगाल की आपकी बांग्ला है भी। क्या है, बांग्ला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर का भी जब हम जिक्र करते तो रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के कवि थे, आपको ध्यान होना चाहिए, बांग्ला भाषा के। किस भाषा के, बांग्ला। इसके अलावा जैसे मैंने बिहार का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का जिक्र किया, यहाँ पर क्या बोली जाती है आपकी, हिंदी बोली जाती है, लिखी भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। यानी उत्तर भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ था। इसके अलावा एक और भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और तो आप जिक्र करूँगा, जिसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है, वर्णन है भी। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है भी 22 भाषाओं का वर्णन, 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है भी, किस अनुसूची में है, ठीक है भी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भी। अनुसूची का सब बच्चे जानते हैं, भारतीय संविधान में जब बना था तो 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में 4 और बढ़ के कितनी होगी आपकी, 12 अनुसूचियां होगी। कितनी अनुसूचियां होगी है, 12। क्योंकि हम सब बच्चे जानते हैं भी भारत में सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो बढ़कर अभी कितनी होगी आपकी, 12 अनुसूचियां। अगर पूछा जाए मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। और पूछिए वर्तमान संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। तो भाषाओं का जैसे जिक्र कर रहा था, चल रहा था हमारा, तो 22 भाषाएं जो है वो किस अनुसूची के अंदर वर्णित है, 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची के अंदर वर्णित है। अब जैसे जिक्र करते हैं मूल संविधान जो आपका है, मूल संविधान, तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जैसे वर्णन था, 14 भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 8वीं अनुसूची में अब जो पढ़ रहे हैं वो 22 भाषाएं पढ़ रहे हैं, परंतु सबसे पहले कितनी भाषाएं हो जाती थी, इसमें 14 भाषाएं में। बाद में जैसे एक जोड़ी गई थी, और क्या जोड़ी गई थी, एक और, फिर 3 और जोड़ी गई थी, फिर आपकी 4 और जोड़ी गई थी। यानी टोटल अभी कितनी हो गई है, 22 भाषाएं भी, ठीक है भी। कितनी हो गई है, 22 भाषाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब सभी भाषाएं अगर आपको याद हो तो और भी बहुत बढ़िया है। जैसे आप जम्मू कश्मीर का मैंने जैसे जिक्र किया था, आप जम्मू कश्मीर की डोगरी, लद्दाखी का जैसे जिक्र कर सकते हो, कश्मीरी का जैसे जिक्र कर सकते हो, इधर जैसे राजस्थान में आए सिंधी का जैसे जिक्र कर सकते हो, गुजराती का जिक्र कर सकते हो। मतलब अलग अलग राज्यों की जो भाषाएँ हैं वो भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर वर्णित है। कई बार इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाए, निम्न में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा नहीं है। कोई एक दे देगा, जैसे आपको मराठी दे दी, कन्नड़ दे दी, तमिल दे दी और एक दे दी राजस्थानी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा नहीं है। राजस्थानी की जगह अगर आपको हरियाणवी दे दी तो हरियाणवी भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा नहीं है। जबकि तमिल का हम जिक्र करते हैं, कन्नड़ का हम जिक्र करते हैं और तेलुगु का हम जिक्र करते हैं, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। मैं जिक्र कर रहा था, यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, एक जोड़ी गई थी, आपको ध्यान हो 1967 में, 1967 में सिंधी भी। कौन सी जोड़ी गई थी आपकी? 1967 में सिंधी। फिर 1992 में जोड़ी गई थी आपकी, 1992 में 3। यानी इन तीनों को आप जैसे किस तरह से याद करते हो, आपका जैसे नमक, क्या पढ़ोगे आप? मैंने कई बार इस बताया इस चीज़ के बारे में। नमक जो पढ़ते हो आप, नमक से कई चीज़ें याद करनी है आपको। एक तो नमक से आपकी क्या आ जाएगी? न से आपकी नेपाली, मैं से आपकी मणिपुरी और कै से आपकी क्या है? कोंकणी भी। क्या है? कोंकणी। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 1992 में 3 भाषाएं जो जोड़ी गई थी आपकी, वो कौन सी आपकी? नेपाली थी, मणिपुरी थी और कौन सी? कोंकणी। ये चीज़ आपको याद करना है। जैसे नमक का मैंने जिक्र किया, नमक से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं 2003 का हम जिक्र करें भी, 2003, तो 2003 भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी थी भी। कितनी भाषाएं जोड़ी थी आपकी? 4। चारों का जैसे जिक्र करोगे, एक तो आपकी थी बोडो, संथाली का जैसे जिक्र करोगे, संथाली, डोगरी और मैथिली भी। क्या थी आपकी? मैथिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा यहाँ से हमेशा, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ इन चीज़ों का भी, यहाँ से आपके क्वेश्चन क्रिएट होने ही होने हैं। आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो 1967 में एक जोड़ी गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए। जो सिंधी का जैसे जिक्र करें, 1992 का हम जिक्र करें, 3 जोड़ी गई, जैसे मैंने नमक से आपको बताया था। इसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए 2003 में भी हम जिक्र करें तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली का जैसे जिक्र करते हैं। मैं नमक का जैसे जिक्र कर रहा था, नमक से आप भाषाएं भी याद कर सकते हो, 3 भाषाएं जो जोड़ी गई है। नमक भारत के लिए भी जान सकते हो भी, भारत के लिए, और नमक आप गुजरात के लिए भी। ठीक है भाई, भारत के लिए किस तरीके से जानना आपको ध्यान होना चाहिए। यानी भारत में नींबू का हम जिक्र करें, न मतलब क्या होगा आपका? नींबू। मैं मतलब आपका क्या होगा? माइका। क्या होगा आपका? माइका। और कै मतलब आपका क्या होगा? कपास का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, यानी कपास नहीं आप जिक्र करोगे यहाँ पर केला का भी। क्या जिक्र करोगे? कपास की जगह आप है केला। कैसे मतलब क्या लिखोगे आप? है केला। यानी नींबू उत्पादन में, माइका, अबरख उत्पादन में और केला उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये चीज याद कर सकते हो आप। इसके अलावा जैसे एक मैंने गुजरात के लिए नमक आपको बताया है, तो न से मतलब क्या लिखोगे आप? नमक। कैसे, मैं से क्या लिखोगे आप? मूंगफली। और कैसे क्या रहेगा आपका? कपास भी। क्या रहेगा आप? है कपास। यानी नमक उत्पादन में, मूंगफली उत्पादन में और कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर उत्पादन होता है तो गुजरात, यानी गुजरात प्रथम स्थान पर है भारत में जिक्र करें तो आप नमक से 3 चीजें याद कर सकते हो। 1992 में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, उनको भी याद कर सकते हो। भारत के लिए अगर आप याद करो तो नींबू जैसे है, माइका और केला, इनके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गुजरात का जैसे जिक्र करें तो नमक उत्पादन में, मूंगफली उत्पादन में और कपास उत्पादन में अग्रणीय जो राज्य हैं, यानी प्रथम स्थान के ऊपर जो आने वाला राज्य है भारत का कौन सा है? वो गुजरात है। इस तरीके से आपको क्या करनी है? क्वेश्चन करने, क्रिएट करनी है। जितने आप बना सको, जितने आप बढ़ा सको, इस तरीके से आप क्वेश्चन है क्लियर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो जिक्र कर रहे थे मैं इस चीज के बारे में, ये चीज किया करो। राजभाषा का जैसे, तो यही खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे नहीं बढ़ाएंगे। दिल्ली पुलिस में आप कितने ज़्यादा में फिर भी ज़्यादा लेके चला गया था, डीप नहीं पूछेंगे, फिर भी आपको होना चाहिए भी। यानी मैंने हमेशा आप बच्चों को कहा इस चीज़ के बारे में
कुछ बच्चे जैसे ऐसे होते हैं भी तैयारी क्या बस छोटे लेवल के दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं या और के लिए हरियाणा पुलिस के लिए तैयार करें। मेरे गुरु ने भी हमेशा कहा है और मैं भी इस चीज़ के बारे में पक्ष में हूँ भी हमेशा हमारे पास सामान क्या होना चाहिए, शेर को मारने का होना चाहिए भी, ठीक है। यानी शेर को मारने का अगर हमारे पास सामान है तो हम किसका शिकार करेंगे, गिद्दड़ का शिकार तो जरूर करेंगे। अगर सामान ही हम गिद्दड़ को मारने का रखेंगे तो कौन सी नौकरी आपके हाथ आएगी, आप देख सकते हो इसे। यानी हमेशा तैयारी क्या करनी चाहिए, हमें बेस्ट तैयारी करनी चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम क्या है छोटी मोटी क्या है जॉब लेके मरे भी, ठीक है। इस तरीके से तो आपको फोकस ये नहीं रखना है भी मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा और ऊंचा सोच के चलिए और उस सोच के साथ आप क्या करिए, तैयारी करिए, ताकि आपको बढ़िया सी कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल सके भी, ठीक है। तो आप ऐसा मतलब अपना ग्राफ बना के चलिए ताकि आपकी छोटी मोटी जो भी जॉब है जल्दी से जल्दी मिले। तो हम जिक्र कर रहे थे इस चीज़ के बारे में। एक जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे तो, परंतु इसको नॉर्मल को हम हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, फैलाने की कोशिश करेंगे इसी को। यानी आपका क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। आपको राष्ट्रीय ध्वज का जैसे जिक्र किया है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में क्या है आपका अशोक चक्र है भी। क्या है आपका अशोक चक्र है और अशोक चक्र में तीलियां पूछिए कितनी तीलियां हैं भी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, खास करके मैट्रिक +2 लेवल की जो परीक्षाएं होती है, यानी आर्मी की जैसे जिक्र करें, पुलिस की जैसे जिक्र करें, किसी भी राज्य, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में जो अशोक चक्र है उस चक्र के अंदर जो एक चक्र उसमें कितनी तीलियां हैं। तो ये तीलियों का जब हम जिक्र करते हैं तो कितनी तीलियां, ये 24 तीलियां हैं भी, ठीक है। ये ध्यान होना चाहिए। हल्के नीले रंग की है भी, आपको ध्यान होना चाहिए भी, हल्के नीले रंग की है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कितनी तीलियां हैं उसके अंदर अशोक चक्र में, 24 तीलियां हल्के नीले रंग की है। अशोक चक्र का जैसे हम जिक्र करते हैं ये चीज आपको क्लियर। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 22 जुलाई का जैसे जिक्र करें, 22 जुलाई 1947 को हमने क्या अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था भी। इसको तिरंगा भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, तिरंगा। यानी 3 रंग का होने के कारण, 3 रंग का होने के कारण क्या कहा जाता है, इसको तिरंगा कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 3 रंग का होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा जाता है। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया, इसको अधिकृत किया है, अपनाया है, जैसे जिक्र करते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन आया है आपका, जैसे यूपीएससी एचपीएससी का जब हम जिक्र करते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज में डीपली नहीं पूछा जाता है। मैंने जैसे बेसिक आपको जानकारी दी, दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस में ये पूछ लेते हैं। अगर डीपली आपसे पूछेंगे तो कहते हैं अभी इसका डिजाइन तैयार करने वाला कौन था भी, डिजाइन का जैसे जिक्र करते हैं, या अभियंता का जैसे जिक्र करते हैं भी, किसने इसको तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया का जैसे जिक्र करते हैं भी। यानी डिजाइन किसने तैयार किया था, ये पिंगली वेंकैया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंगली वेंकैया जो है इन्होंने क्या तैयार किया था, डिजाइन तैयार किया था किसका, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। अब पिंगली वेंकैया के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। किस राज्य से संबंध रखते हैं, भारत के आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। और पिंगली वेंकैया का जिक्र करें, ये एक सच्चे देशभक्त थे भी। क्या थे, सच्चे देशभक्त थे। इसके साथ साथ जैसे जिक्र करें ये कृषि वैज्ञानिक भी थे भी। क्या थे, कृषि वैज्ञानिक। ये जानकारी आपको ध्यान होना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक यानी एक सच्चे देशभक्त भी थे और एक कृषि वैज्ञानिक ही थे जिन्होंने क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तैयार किया था। अब एक चीज हम जिक्र कर रहे थे अशोक चक्र का, जैसे जिक्र कर रहे थे अशोक चक्र। ये अशोक चक्र जो है वो पिंगली वेंकैया के राष्ट्रीय ध्वज में नहीं था जो इन्होंने तैयार किया था। इसका जो सुझाव दिया था वो एक अलग शख्स था जिसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अशोक चक्र का जो ध्वज राष्ट्रीय ध्वज में अपनाने के लिए किसने जो सुझाव दिया था, ये सुझाव दिया था आपका हंसराज ने भी। किसने दिया था, हंसराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हंसराज कहां से संबंध रखते थे आपके, ये पंजाब के जालंधर से भी। कहां से संबंध रखते थे, ये पंजाब के जालंधर से संबंध रखते थे। यानी पंजाब का जैसे जिक्र करो, पंजाब में आर्य समाज के प्रमुख थे भी। आर्य समाज हम सब बच्चे जानते हैं
आप सब जानते हो इस चीज के बारे में भी। आर्य समाज की स्थापना जो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में बंबई ने। तो अलग अलग राज्यों का जैसे जिक्र करें, अलग अलग राज्य में इसका विस्तार करने के लिए इसके क्या प्रतिनिधित्व थे। तो पंजाब में जो आर्य समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे लाला हंसराज भी। कौन थे? लाला हंसराज। ये वही लाला हंसराज है जिन्होंने लाहौर में डीएवी संस्था की स्थापना की थी। दयानंद एग्लो वैदिक जो पढ़ते हैं ना, दयानंद एग्लो वैदिक, तो दयानंद एग्लो वैदिक के जो संस्थापक के रूप में हम जानते हैं तो कौन थे? लाला हंसराज थे। और किसके अनुयायी थे लाला हंसराज? ये आपके दयानंद सरस्वती के थे। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन्होंने ही सबसे पहले क्या दिया था? ये सुझाव दिया था भी जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर क्या होना चाहिए? आपका अशोक चक्कर होना चाहिए। और उस अशोक चक्कर में कितनी तीलियां? आपकी 24 तीलियां। अब अशोक चक्कर कहां से लिए हैं? अशोक का आपने जिक्र सुना होगा, राजा अशोक हुआ है मौर्य वंश का, जैसे जिक्र करते हैं मौर्य वंश, बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश का, ठीक है भी। तो अशोक के बहुत से शिलालेख मिलते हैं भी, शिलालेख का जैसे जिक्र करते हैं शिलालेख। उन शिलालेखों के बीच में क्या एक चक्कर है भी, उन शिलालेखों के बीच में क्या एक चक्कर है जिसको धर्म चक्कर के रूप में भी जानते हैं। खास करके हम महात्मा बुद्ध का जब हम जिक्र करते हैं, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो धर्म चक्कर यानी उपदेश दिए थे, कहां पर दिए थे? सारनाथ के अंदर। तो सारनाथ से ही आपका क्या है? अशोक चक्कर लिया गया है। यानी राजा अशोक का जैसे हम जिक्र करते हैं तो अशोक के बहुत से शिलालेखों में हमें क्या मिलता है? ये अशोक चक्कर देखने को मिलता है, जो किसका प्रतीक है? पहिया जैसे चक्कर का प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का जैसे प्रतीक का है। अलग अलग जैसे सुझाव दिए थे इतिहासकारों ने। बौद्ध धर्म में हम अलग इसका एग्जाम्पल यानी अलग अर्थ निकालते हैं, वैसे प्रगति का प्रतीक है भी, निरंतर चलने वाली एक कंटिन्यू चलने वाली एक प्रगति, उन्नति का प्रतीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अशोक के जो शिलालेखों से लिया गया है ये चीज जानकारी आपको होना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपका उभर कर आया, खासकर हरियाणा एचपीएससी का जब हम जिक्र करते हैं या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जैसे जिक्र करते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यानी भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्कर भी, भारत का, इसको रफ कर देते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा भी, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्कर भी, अशोक चक्कर का जैसे जिक्र करें तो ये आपका टोपरा कला में है भी। कहां पर? आपका टोपरा कला यमुनानगर में भी, ठीक है। वीरपाल सर ने बड़ी सुंदर जानकारी दी इसके बारे में भी, ये भी जानकारी होनी चाहिए भी। यानी अशोक चक्कर का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो अशोक चक्कर है वो, जिसका लिम्का बुक के अंदर भी दर्ज करवाया गया है भी, भारत का सबसे बड़ा जो अशोक चक्कर है वो कहां पर है? टोपरा कला गांव है यमुनानगर के अंदर भी। कहां पर है? यमुनानगर में। वहां पर सबसे बड़ा क्या है? आपका अशोक चक्कर है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का जैसे जिक्र करें, एक ही क्वेश्चन ये भी और पूछा जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का जब हम जिक्र करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज का क्या पूछा जाता है? अनुपात बहुत पूछा जाता भी, हो सकता है आगे आने वाली परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन आए। अनुपात का हम जिक्र करते हैं तो 3:2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी लंबाई का जब हम जिक्र करते हैं तो 3 और चौड़ाई का हम जिक्र करें तो 2, यानी 3:2। ये चीज आपको क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात का हम जब जिक्र करते हैं तो 3:2 है। और राष्ट्रीय ध्वज का हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आपका जैसे जिक्र करोगे सबसे ऊपर कौन सा? आपका केसरिया है, केसरिया जैसे आप जिक्र करोगे। दूसरा जो आप जिक्र करोगे सफेद, और तीसरा आप जिक्र करोगे गहरा हरा भी। क्या है? गहरा हरा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी केसरिया जो आप जिक्र करते हो तो केसरिया किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है भी। किसका प्रतीक है? ये शौर्य का प्रतीक है, जागृति का प्रतीक है, त्याग का भी प्रतीक जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा सफेद का जब हम जिक्र करते हैं तो सफेद किसका प्रतीक है? सफेद आपकी जो जिक्र करें इसी पवित्रता का प्रतीक है, यानी सत्य व पवित्रता का प्रतीक है सफेद का। और गहरा हरा का जो जिक्र करते हैं वो हरियाली यानी समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? वो समृद्धि का। ये भी कई बार पूछा गया है।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जैसे हम जिक्र, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है भी गहरा हरा, जो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर गहरा हरा जो रंग है वो किसका प्रतीक है? तो आपको ध्यान होना चाहिए हरियाली और समृद्धि। हरियाली रहेगी तो समृद्धि, समृद्धि भी रही तो समृद्धि हरियाली का प्रतीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने अशोक चक्कर का जो जिक्र किया था, अशोक चक्कर सबसे बड़ा जो अशोक चक्कर है वो कहां पर आपका, वो यमुनानगर के अंदर टोपरा कला गांव के अंदर। ये टोपरा कला गांव जो है ना, ये पहले अंबाला में आता था। अभी ये कई बच्चे कंफ्यूज होंगे इस चीज के बारे में, भी अंबाला पढ़ा है हमने। टोपरा कला गांव जो है ये पहले कहाँ आता था? अंबाला में, क्योंकि यमुनानगर जो आपका जिला बना है वो 1 नवंबर 1989 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। 1989 से पहले ये यमुनानगर भी किसका हिस्सा होता था? अंबाला का हिस्सा होता था। और आपको यही ध्यान होना चाहिए, यही वही टोपरा कला है जहां से फिरोज शाह तुगलक क्या लेके गया था? अशोक चक्कर जो लेके कहां चला गया था? दिल्ली। जो मैंने फिरोज शाह तुगलक वंश का जैसे जिक्र किया था उसमें मैंने बताया था ना, मेरठ से जो लेके गया था और एक टोपरा कला से लेके, इसीलिए टोपरा कला गांव में भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्कर स्थापित किया गया है, जिसको लिम्का बुक के अंदर क्या है? दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड किया गया। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो टोपरा कला वर्तमान में हम जिक्र करें तो यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है, परंतु प्राचीन में हम जिक्र करते तो प्राचीन काल में ये किसका हिस्सा था? अंबाला का हिस्सा। ठीक है भी, अंबाला बहुत प्राचीन काल से भी हम अगर हम जिक्र करें तो अंबाला तो बहुत 1966 में 1 नवंबर 1966 हरियाणा जब अलग हुआ था उस समय एक जिले के रूप में था। उससे पहले भी कमिश्नरी के रूप में 1857 की क्रांति के रूप, यानी प्राचीन काल से इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं अंबाला के। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिससे जिक्र कर रहे थे हम, नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन हो रहा है आपका जिक्र करेंगे। एक जिक्र किया इन्होंने, निम्न में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? अब विश्व बैंक का जैसे जिक्र किया है, वर्ल्ड बैंक का जैसे जिक्र किया, अभी किसका जिक्र किया है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो एक संस्था ही है। वर्ल्ड बैंक की क्या होती है? एक संस्था, जैसे 2-3 इसकी ब्रांचेज होती है। सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं बेसिक सी जानकारी इसके बारे में एक बार आपको बताऊंगी। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जब हम जिक्र करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी? आप पढ़ोगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय? आपका वर्ल्ड बैंक का भी। अब वर्ल्ड बैंक की एक संस्था का जैसे इसने जिक्र किया है, यानी निम्न में से कौन सा संगठन है विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो IBRD, ये जो संस्था है आपकी, ये किसके अधीन आती है? आपकी वर्ल्ड बैंक के अंदर। यानी वर्ल्ड बैंक जो है एक संगठन है, परंतु वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत जो काम करने वाली संस्था कौन सी? IBRD है, यानी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी। ठीक है बैंक, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हिंदी में बहुत बार इसको पूछा जाता है भी IBRD का मतलब क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। 1944, अब ये चीज आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा विश्व युद्ध का जैसे हम जिक्र करते हैं, दूसरा विश्व युद्ध के बाद में विकासशील देशों को विकसित करने के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए ये संस्था क्या देती है? कर्ज देती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना भी कर्ज दिया गया है, अभी भारत सरकार ने इतना कर्ज लिया है, अफ्रीकी देशों को वर्ल्ड बैंक ने इतना कर्जा दिया है, चीन को इतना कर्जा दिया है। ये चीज क्योंकि ये एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विकासशील देशों को विकसित करने के लिए और गरीब जो देश है उनको उभारने के, उनके विकास करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए क्या करती है? अपना सहयोग करती है। मुख्यालय सर्वाधिक इसका पूछा जाता है भी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय आपका रहेगा वो कहां रहेगा? वाशिंगटन डीसी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? राजधानी है। इसके अलावा जो इसके प्रमुख भी पूछा जाता है भी, इसके जो अध्यक्ष कौन है, यानी WV जो आपका इसका अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है भी अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास भी, डेविड
पास का जैसे जिक्र करें तो डेविड मलपास जो है वो आपके वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है भी। ये किस देश से संबंध रखते हैं? ये यूएसए से भी। ठीक है भी, किस देश से संबंध रखते हैं? डेविड मलपास जो है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से संबंध। इससे पहले अगर हम जिक्र करें इसके अध्यक्ष जो थे वो किस देश से संबंध रखते थे? चीन से संबंध रखते थे, यानी जिम योंग किम। इससे पहले कौन थे आपके? जिम योंग किम। ये किस देश के थे? आपके चीन के भी। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का जैसे हम जिक्र करते हैं सर्वाधिक पूछा जाता है वाशिंगटन डीसी, कई बार अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए 2019 के अंदर है जो इसके अध्यक्ष बने थे डेविड मलपास। और किस देश से संबंध रखते हैं? आपके यूएसए से, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप से भी जुड़े हुए हैं। इसके बारे में जितनी डिटेल से आप पढ़ो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसके सदस्य देशों के बारे में पूछ लेते हैं भी, कितने सदस्य देश हैं? तो सदस्य जो देश है इसकी कितने हैं? वो 189 भी, 189 इसके क्या है? सदस्य देश है। और डेविड मलपास जो इसके अध्यक्ष बने वो कौन से हैं? वो 13वें अध्यक्ष है भी। कौन से अध्यक्ष हैं? 13वें। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम इतने क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे। यहां से क्वेश्चन जितने भी करो, जैसे मैंने जो जिक्र किया है 2-3 क्वेश्चन आज किए हैं, परंतु 3 क्वेश्चनों से हमने सैकड़ों क्वेश्चन जो बनाने की कोशिश की है, उनमें से आपके क्या है? क्वेश्चन रिपीट होने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को देखा करो भी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को शेयर भी किया करो, ताकि दूसरे बच्चे भी, हम तो लाभ इसका उठा ही रहे हैं, और दूसरे बच्चे भी क्या इसका लाभ उठा सके। मैंने कई बार आप बच्चों को कहा है भी, कोई भी चीज है जितना आप बांटोगे, अब ज्ञान है आपके पास, आपने ज्ञान ले लिया कहीं से, उस ज्ञान को आप बांटने की कोशिश करोगे, जितना आप बांटोगे दुगना आपके पास होके आएगा भी। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा यानी ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसको जितना बांटोगे दुगना होगा भी। यानी दुनिया में सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है, जितना दूसरों को बांटोगे आपके पास डबल होके आएगा, दुगना होगा भी। ठीक है भी, इसीलिए मैं सभी बच्चों को आग्रह करता हूं भी, खुद तो इन चीजों का लाभ उठाओ ही उठाओ, दूसरों बच्चों को भी इसका लाभ उठाने का मौका दो भी, आप भी इसका लाभ उठाओगे, ताकि आप भी दुगना उससे गेन कर सकते हो, दुगना उससे प्राप्त कर सकते हो। एक चीज ये क्लियर करो। दूसरा आपको ध्यान होना चाहिए, आपने पढ़ा, नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद में अपने छोटे भाई बंधु जो भी है अपने अड़ोस पड़ोस में जो है, उनको भी आप इन चीजों के बारे में बताने की कोशिश करोगे। जितना आप उनको एक्सप्लेन करोगे, बताओगे, उतनी आपको क्या है, ज्यादा ये चीजें याद हो। ठीक है भी, तो इसी के साथ आज की हम वाणी को विराम दे रहे हैं। वीडियो जो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो सभी बच्चे भी। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।